हेलो फ्रेंड्स, लो विज़ार्ड गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी तरफ से विशेष आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। कंपोजिशन लेवी CGST एक्ट का सेक्शन 10। सर ये सभी लोगों के लिए एक नॉर्मल जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, डीलर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिनको डाउट रहता है कि हमें कंपोजिशन स्कीम के अंदर आना है या नहीं आना है, हम कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो CA में प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं। उनकी फ़ीसेस को देखकर वो सोचते हैं कि उन्हें हैवी कंसल्टेंसी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो सर मैं आपके सभी तरह के डाउट आज ख़त्म कर दूंगा कि आपको कंपोजिशन स्कीम के अंदर GST में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ओके, देखिए मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता। बहुत सारे लोग गलत कंसल्ट कर देते हैं, कह देते हैं टर्नओवर बेसिस पर देखकर कि आपका 150 लाख से कम का टर्नओवर है, आप कंपोजिशन स्कीम ले लीजिए। आपका 150 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है, आप कंपोजिशन स्कीम मत लीजिए। तो सर कंपोजिशन स्कीम लेना नहीं लेना टर्नओवर पर डिपेंड नहीं करता है आपका, ये मैं आपको बात बता दूं। हाँ, उसके लिए टर्नओवर की लिमिट तो दी हुई है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए। बट वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप क्या बिज़नेस करते हैं, आपका ऑब्वियसली टर्नओवर क्या है वो भी एक मैटर है। आप क्या बिज़नेस करते हैं वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, आप किस क्षेत्र में बिज़नेस करते हैं वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, आप जिस गुड्स में डील करते हैं उस पर क्या रेट ऑफ टैक्स नॉर्मल चार्ज के अंदर एप्लीकेबल होता है, और आप यदि कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं तो आप पर क्या कंसेशनल रेट एप्लीकेबल होगा, आपको कितने रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, आप पर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होंगी। CGST एक्ट के रूल 5 के अंदर दी गई रिस्ट्रिक्शन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सर ये सभी चीज़ें मैं आपको सम अप करने और कंसोलिडेट कर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए। आइए चलते हैं सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम को समझने के लिए। क्या ये कंपोजिशन स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल है? क्या ये कंपोजिशन स्कीम आपको लेनी चाहिए या इस कंपोजिशन स्कीम को आपको नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल स्कीम के अंदर ही बने रहना चाहिए? तो इसके लिए क्या क्या नुकसान हैं आपके लिए, आपके बिज़नेस को लेकर, आपके बिज़नेस स्ट्रक्चर को लेकर आपको खुद को समझना होगा। मैं आपके सामने कुछ बेनिफिट्स रखूँगा, कुछ डिसएडवांटेजेस रखूँगा। आपको अपने स्तर पर उनकी तुलना करनी है कि मेरे लिए ये कितना बेनिफिशियल है और मेरे लिए कितना नॉट बेनिफिशियल है, या मेरे लिए कितना कम बेनिफिशियल है, मुझे ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे दोस्तों, समझते हैं कंपोजिशन स्कीम। तो सर कंपोजिशन स्कीम के लिए CGST एक्ट का सेक्शन 10 बना हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है सर ये बात आपको भी पता चल जाएगी, और इसके लिए इतने डाउट्स क्यों रहते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। सेक्शन 10 जो कंपोजिशन लेवी स्कीम है, उसके नाम क्या क्या है सर? इसे आप कंपोजिशन लेवी के नाम से भी जान सकते हैं, इसे कंपाउंड लेवी स्कीम भी जान सकते हैं, इसे फ्लैट रेट टैक्सेशन सिस्टम भी कहते हैं, इसे स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसमैन्स भी कहते हैं, और इसे ऑप्शनल स्कीम भी कहते हैं। तो चाहे कंपोजिशन स्कीम कह दीजिए, या कंपोजिशन लेवी कह लीजिए, या कंपाउंड लेवी कह दीजिए, या फ्लैट रेट टैक्सेशन सिस्टम कह दीजिए, स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसमैन, या फिर एक ऑप्शनल स्कीम कह दीजिए, सभी इसके नाम हैं मेरे दोस्तों। तो इसमें डाउट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ कौन सकता है? सर कंपोजिशन स्कीम के अंदर एक रजिस्टर्ड पर्सन ही आ सकता है। सबसे पहली बात तो लोग कह देते हैं कि आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, तो वो बहुत गलत कहते हैं भैया, क्योंकि एक GST में रजिस्टर्ड पर्सन पहले से ही रजिस्टर्ड होता है, वही कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है। फर्स्ट यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन द GST। ओके, तब आप देख सकते हैं कि आपको कंपोजिशन स्कीम में आना है कि नहीं। तो आपको रजिस्टर्ड पर्सन होना ज़रूरी है दोस्तों। दूसरा, पिछले फाइनेंशियल ईयर में
जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में होता है ना, पिछले फाइनेंशियल ईयर के इनकम के असेसमेंट पर असेसमेंट ईयर में टैक्स देना पड़ता है। कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप जीएसटी की नॉर्मल स्कीम से हटकर सर आपकी पिछले फाइनेंशियल ईयर की इनकम को असेस करते हैं और उस पर उसके बेसिस पर टैक्स देते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स जीएसटी की नहीं होती है, कंसेशनल रेट होती है जो आपके पिछले साल की टर्नओवर पर एप्लीकेबल होती है। ओके सर, तो यह तो नॉर्मल इनकम टैक्स की तरह हुआ। यस, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आपका जो टर्नओवर होगा, जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा, उस पर कंसेशनल रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा। और कंसेशनल रेट भी इसमें बहुत लिमिटेड होती है। 1% होती है, कई जगह पर 5% होती है, कई जगह पर 6% होती है। और नॉर्मल जीएसटी में तो 4 रेट होती है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो कंसेशनल इस कंपोजिशन स्कीम में रेट ऑफ टैक्स तो बहुत कम होती है, ये एक बेनिफिट है। अब दूसरी बात, पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर यदि आपका स्पेसिफाइड लिमिट तक है, यानी वो स्पेसिफाइड लिमिट मेंशन की गई है 150 लाख, कुछ दशाओं में 50 लाख भी है, कुछ दशाओं में 75 लाख भी है। बट एज ए नॉर्मल बिजनेसमैन मैं आपके लिए कहूँगा कि यदि पिछले साल आपका एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख तक है ना सर, एज ए रजिस्टर्ड पर्सन आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। आप कंपोजिशन स्कीम में आ भी सकते हैं, नॉर्मल स्कीम में भी बने रह सकते हैं। कुछ लोग गलत कहते हैं कि कंपोजिशन स्कीम में कंपलसरीली बने रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 150 लाख के टर्नओवर तक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। बट 150 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर चला गया ना दोस्तों, तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते उस साल के टर्नओवर के लिए, ये बात ध्यान रखना। ओके, और दूसरी बात, ये सेक्शन 10 है सीजीएसटी एक्ट का। सर सेक्शन 10 कहता है, सेक्शन 10 ओवररूल करता है पूरे सीजीएसटी एक्ट को, बट सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 को छोड़कर सामान्य भाषा में आप समझिए कि सेक्शन 10 जो है उसमें वर्डिंग्स इस तरह से लिखी हुई है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन द एंटायर जीएसटी एक्ट, सेक्शन 10 विल प्रिवेल ओवर एंटायर सीजीएसटी एक्ट। कहने का मतलब चाहे जीएसटी एक्ट में कहीं भी कुछ भी अन्यथा लिखा हुआ हो, वो नल एंड वॉइड होगा। सेक्शन 10 के प्रावधान सभी जगह लागू होंगे, यानी सेक्शन 10 पूरे जीएसटी एक्ट को ओवररूल करेगा, एक्सेप्ट अपवाद छोड़ते हुए कुछ बातों को जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में लिखी हुई है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में लिखी हुई है। सर इसका मतलब बता दीजिए, 9 सबसेक्शन 3 और 9 सबसेक्शन 4 हमने आरसीएम पढ़ा था, पूरा वीडियो आरसीएम का पढ़ा हुआ है मेरे दोस्तों, चैनल पे जाके देखिए, समझिए आरसीएम के अंदर किन गुड्स पर, किन सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सर आरसीएम के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के, वो वैसे ही मुटांडिस एप्लीकेबल होंगे, यानी कि सेक्शन 10 उन्हें ओवररूल नहीं करेगा। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और 9 सबसेक्शन 4 आरसीएम का कहता है, उसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कि आरसीएम का बेनिफिट सर किस तरह से आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सर इसके बेनिफिट्स की और इसके कुछ नुकसानों की, जिन्हें मैं डिफरेंस के फॉर्म में आपको प्रेजेंट कर समझाता हूँ। देखिए, रिटर्न के बेसिस पर मैं आपको डिफरेंस यहाँ पर पुट करूँ तो नॉर्मल स्कीम यदि आप ऑप्ट करते हैं ना दोस्तों, आपको तीन मंथली रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं और एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, यानी हर महीने में 3 रिटर्न आपको फाइल करने पड़ते हैं, ठीक है। और साल का एक एनुअल रिटर्न भी आपको फाइल करना पड़ता है। तो 12 × 3 + 1 कर लीजिए, 37 रिटर्न आपको फाइल करने पड़ते हैं। बट प्रैक्टिकली बात करूं तो अब 3 की जगह 2 मंथली रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, ठीक है, और एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, यानी कि 24 + 1 25 रिटर्न फिर भी आपको नॉर्मल स्कीम में फाइल करने पड़ते हैं। देखिए CS आपको हायर करने पड़ते हैं दोस्तों, और CS एक रिटर्न पर मैं फ़ीस नहीं बताना चाहता, बहुत मोटी फ़ीस लेते हैं। एक क्लाइंट 50-60 हज़ार का 1 लाख तक का नॉर्मली बनता ही है साल तक का, ठीक है। तो सर
आपको सीए साहब को ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ेगी, सीएस साहब को, कंपनी सेक्रेटरी साहब को ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ेगी नॉर्मल स्कीम के अंदर ऑब्वियसली, क्योंकि ये सब चीज़ें आप तो कर नहीं सकते, ठीक है। बट यदि आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाते हैं ना, तो केवल आपको 2 ही रिटर्न भरने हैं, 2 ही रिटर्न भरने हैं। एक तो GSTR 4 फाइल करना है आपको, और एक आपको फाइल करना है GSTR 9A। ये 2 रिटर्न फाइल करने हैं केवल दोस्तों, पूरे साल में 2 रिटर्न जाएंगे, एक GSTR 4 और एक GSTR 9A, और ये एनुअल बेसिस पर होंगे मेरे दोस्तों, मंथली बेसिस पर कोई रिटर्न फाइल नहीं करना। तो सर ये डिफरेंस तो हमें अच्छा लगा कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए। यहाँ पर सीए साहब की या कंपनी सेक्रेटरी साहब की कंसल्टेंसी की फ़ीस हमारी बच गई। अच्छा, अब दूसरा डिफरेंस मैं आपको बताऊं, यदि आप सेक्शन 10 में आते हैं ना, तो आपका टैक्सेशन के लिए जो CGST एक्ट का सेक्शन 9 है चार्जिंग सेक्शन, वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि 5, 12, 18, 28 की जो बड़ी बड़ी टैक्स रेट है ना, आप पर एप्लीकेबल नहीं होगी। रूल 7 के हिसाब से जो नॉर्मल टैक्स है, कंसेशनल रेट, जिसे GST की रेट नहीं बोलते हैं, कंपोजिशन स्कीम में जो रेट लगती है वो GST की रेट नहीं कहलाती है, वो कंसेशनल रेट कहलाती है, जो रूल 7 में प्रेस्क्राइब्ड की गई है। 1%, 2% एंड आई थिंक 6%, ये 3 रेटें प्रेस्क्राइब्ड की गई है। आगे और डिफरेंस की बात करते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर मैं पुट करता हूँ नेक्स्ट डिफरेंस बोर्ड पर। अब देखना ITC की बातों से क्या डिफरेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है ये। क्योंकि देखिए नॉर्मल बिजनेस में GST में आता है रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन करवा कर, तो वो ITC का बेनिफिट लेना चाहता है। सर ITC का फ़ायदा उसे मिलेगा नहीं, तो उसके लिए तो गुड्स महंगा पड़ जाएगा, ठीक है, बहुत महंगा पड़ जाएगा। ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ITC का बेनिफिट कैसे वो नॉर्मल स्कीम में लेता था, और यदि कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ गया तो ITC का बेनिफिट विड्रॉ हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आपको देखना है, समझना है। देखिए नॉर्मल स्कीम के अंदर यदि आप हैं, ये मिस्टर वाई है, ये मिस्टर एक्स है, आपको दिख रहा होगा आई होप अच्छी तरह से। मिस्टर वाई नॉर्मल स्कीम में डीलर है, मिस्टर एक्स भी नॉर्मल स्कीम में डीलर है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से गुड्स परचेज़ किए, यानी मिस्टर वाई ने सप्लाई की, और हम सब जानते हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि GST लगता है सप्लाई पर। और जिन्होंने नहीं जाना है, नहीं समझा है, उन्हें मैं बता दूं GST लगता है सप्लाई पर। यदि आप डीलर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप जानते होंगे GST सप्लाई पर लगता है। तो मिस्टर वाई ने जब सप्लाई करी, तो मान लीजिए उस पर GST का पेमेंट किया उन्होंने 10,000 रुपये, कितना, 10,000 रुपीज़। अब मिस्टर एक्स से ही वसूला होगा। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, नॉर्मल स्कीम में ये टैक्स का बर्डन आगे वाले डीलर पर डाला जा सकता है। ऑब्वियसली जो सप्लाई की है तो सामने वाले व्यक्ति से ही रिकवर किया होगा उसे। तो ये जो 10,000 रुपीज़ का टैक्स GST पे किया है मिस्टर वाई ने इनवॉइस में चार्ज कर वो लिया तो मिस्टर एक्स से ही है ऑब्वियसली, और फिर गवर्नमेंट को पे किया है। और मिस्टर एक्स भी नॉर्मल स्कीम में जब रजिस्टर्ड हैं, ऑब्वियसली हमारा फोकस पॉइंट है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड हैं, तो उन्होंने ये ITC का बेनिफिट बुक कर लिया होगा, ITC का बेनिफिट बुक कर लिया होगा। कहने का मतलब ये 10,000 रुपये जो मिस्टर वाई ने इनसे चार्ज किए, इन्होंने वो ITC अकाउंट में, इलेक्ट्रॉनिक लेजर में क्रेडिट कर लिया हो गया होगा गवर्नमेंट के पोर्टल के थ्रू ऑटोमेटिकली। ITC का मतलब जब ये अपनी आउटपुट सप्लाई करेंगे और उस पर जो GST की लाइबिलिटी आएगी 15,000 जैसे इनकी आती है, इन्होंने मिस्टर जेड को, जो कि एक कस्टमर हैं और कस्टमर ऑब्वियसली रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये 15,000 की जो आउटपुट सप्लाई, यानी कि जब इन्होंने जेड को सप्लाई करी, तो इस 15,000 की जो लाइबिलिटी है उसमें से इसको लेस कर नेट गवर्नमेंट को पे कर देंगे। इसका मतलब होता है ITC, ठीक है। देखिए नेट टैक्स लाइबिलिटी कैसे होगी इनकी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इनकी 15,000 है यहाँ पर मिस्टर एक्स की ऑब्वियसली। अब ITC इनके पास पड़ा हुआ है 10,000 का, तो ये 10,000 का ITC का इन्होंने क्रेडिट ले लिया और नेट 5,000 गवर्नमेंट को पे कर दिया। GST इज़ ए वैल्यू एडेड टैक्स, एडिशनल वैल्यू पर लगने वाला टैक्स होता है GST। तो मान लीजिए 15,000 जो टैक्स हुआ है वो केवल एडिशनल वैल्यू पर लगा है और गवर्नमेंट को इन्होंने 15,000 देने की बजाय 5,000 पे कर दिया। ओके सर, ठीक है, बढ़िया है। बट अब कंपोजिशन स्कीम में ITC का बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम में ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उसका क्या रेपरकेशन होगा या क्या बेनिफिट होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल से।
मिस्टर एक्स हमारा फोकस पॉइंट था। अब ये कंपोजिशन स्कीम के अंदर यहाँ पर इन्होंने ऑप्ट कर ली कंपोजिशन स्कीम। मिस्टर वाई ने इन्हें सप्लाई किया गुड्स, उस पर टैक्स लाइबिलिटी 10,000 की। अब ये टैक्स लाइबिलिटी, इस टैक्स का जो मिस्टर एक्स से लिया गया है उसका क्रेडिट मिस्टर एक्स बुक नहीं कर सकते, क्योंकि डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर यार हम आपको इतनी नॉर्मल रेट से टैक्स चार्ज कर रहे हैं, बिल्कुल कंसेशनल रेट से 1%, 2%, 6% रेट से टैक्स हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, तो और फिर आप इनपुट पर जो टैक्स दे के आ रहे हो उसका भी क्रेडिट लेना चाहते हो। आउटपुट पर ही आपका टैक्स इतना कम है, ह्यूज रेट ऑफ टैक्स नहीं है, और इनपुट पर जो आप टैक्स दे रहे हैं उसका भी क्रेडिट लेना चाहते हो, तो डबल बेनिफिट हम आपको नहीं दे सकते, आईटीसी का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे। तो ठीक है, इनको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आउटपुट सप्लाई पर कंसेशनल रेट से मान लीजिए इनके ऊपर 1% की कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है। मिस्टर एक्स पर जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हैं, मान लीजिए उन पर 1% रेट से टैक्स एप्लीकेबल है अंडर द कंपोजिशन लेवी, जो उन्होंने ऑप्ट किया है। अब इनको आईटीसी का बेनिफिट मिला नहीं, तो सर ये आगे सप्लाई पर जो टैक्स पे करेंगे ना वो जीएसटी नहीं करेंगे, क्योंकि जीएसटी ये चार्ज नहीं कर सकते। ये जब कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हो गए तो ये अब जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते सर। अब इनका टैक्स लायबिलिटी अंडर द स्कीम ऑफ कंपोजिशन ही डिटरमाइन होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर के टर्नओवर पर जो इन्होंने आउटपुट सप्लाई करी प्रीवियस ईयर में, कंपोजिशन रेट से टैक्स लग जाएगा। मान लीजिए प्रीवियस ईयर में इनका टर्नओवर ऑब्वियसली 150 लाख से कम था, उस पर इनका 1% से टैक्स, मान लीजिए 150 लाख इनका टर्नओवर था और उस पर 1% से टैक्स इनका बना 1500, तो ये 1500 डायरेक्टली गवर्नमेंट को इन्हें पे करने पड़ेंगे। एक डिफरेंस और समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 5000 टैक्स पे करना पड़ रहा था नॉर्मल स्कीम के अंदर, कंपोजिशन स्कीम के अंदर 1500 टैक्स पे करना पड़ रहा है, यानी कंपेरेटिवली टैक्स कम पे करना पड़ रहा है ऑब्वियसली। तो बेनिफिट दिख रहा है आपको। और दूसरा नुकसान यहाँ पर दिख रहा है, देखिए आपको यहाँ आईटीसी का बेनिफिट ले सकते थे, यहाँ आईटीसी का बेनिफिट मिल नहीं रहा है आपको। अब तीसरा नुकसान मैं आपको बताता हूँ कंपोजिशन स्कीम के अंदर, कि मिस्टर एक्स तो जो टैक्स जीएसटी के अंदर पे कर रहे हैं अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पर, उसका बर्डन मिस्टर जेड यानी कि कस्टमर पर शिफ्ट कर रहे हैं और उससे ही रिकवर कर रहे हैं। ये 15,000 इन्होंने जो टैक्स लिए, जो आउटपुट टैक्स बना है इनका, जो इन्होंने जेड को सप्लाई किया था उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनी है, वो भी मिस्टर जेड से ही इन्होंने लिए है, क्योंकि जेड तो कस्टमर है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, तो उनसे ही वसूल करते थे। यानी कि बर्डन ऑफ टैक्स या सेकंड पार्टी पर, सब्सिक्वेंट पार्टी पर डेफर किया जा सकता था। बट एक बात ध्यान रखिए, कंपोजिशन स्कीम के अंदर दोस्तों मिस्टर एक्स आईटीसी तो बुक कर ही नहीं सकते। मिस्टर एक्स अपनी आउटपुट सप्लाई पर जो टैक्स बनता है ना उनका, वो जीएसटी नहीं बनता, वो बनता है कंपोजिशन रेट टैक्स, यानी कि कंपोजिशन टैक्स। और जो ये 1% यानी 1500 जो टैक्स बनता है ना सर, ये इस कस्टमर पर शिफ्ट नहीं कर सकते वो, क्योंकि पूरे साल के अंदर तो उन्होंने 50, 100, 150, 200 कस्टमर, हज़ारों कस्टमर्स को सेल की होगी। तो सर क्या हर बार बिल में चार्ज किया होगा? नहीं, आना आउटपुट जो सप्लाई है उसका टर्नओवर का एग्रीगेट कीजिए, उससे कंसेशनल रेट से उस पर टैक्स दे दीजिए आप। कस्टमर पे आप इनवॉइस के थ्रू उसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर ये एक डिसएडवांटेज है दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। आईटीसी का भी यहाँ पर फंडा क्लियर हो गया। बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नॉर्मल स्कीम में हो सकता है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें हमने समझी। अब थोड़ा और डिफरेंस एक दो देख लेते हैं। अब ध्यान से देखना दोस्तों, सप्लाई के बेसिस पर क्या डिफरेंस है, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है और बहुत ज़्यादा गलत कंसल्टेंसी दे देते हैं लोग, है ना। नॉर्मल स्कीम के अंदर और कंपोजिशन स्कीम के अंदर, नॉर्मल स्कीम के अंदर बोथ इंटर एज वेल एज इंट्रा स्टेट सप्लाई अलाउड है सर, एग्जाम्पल मैंने दिया है, समझेंगे। बट कंपोजिशन स्कीम के अंदर असेसी कैन नॉट मेक इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकते सर आप, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते आप। मैंने बोला इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते आप, मतलब आउटपुट सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ, इनपुट सप्लाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इंटर स्टेट परचेज तो कर सकते हो आप। इंटर स्टेट परचेज आप एज ए इंडिविजुअल देखेंगे तो जब आप लेते हैं किसी से गुड्स तो वो परचेज होता है, सप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो लॉ में यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन जो दी गई है ना रूल्स के अंदर, वो इंटर स्टेट सप्लाई के रेस्पेक्ट में दी गई है, ये बात ध्यान रखना आप।
लोग समझते हैं कि इंटर स्टेट ट्रेड ही नहीं कर सकते। कुछ लोग यूट्यूब पे आके गलत कंसल्टेंसी दे देते हैं और बोलते हैं कि ना तो किसी दूसरे स्टेट से ख़रीद सकता हूँ, ना दूसरे स्टेट में बेच सकता हूँ। तो ऐसे बिज़नेस करोगे कैसे भैया? ऐसे तो आप बड़े कभी बन ही नहीं पाओगे, स्मॉल बिजनेस में नहीं बनकर रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि इंटर स्टेट कुछ कर ही नहीं पाओगे आप, इंटर स्टेट से परचेजिंग भी नहीं कर पाओगे आप तो, ठीक है। आपके स्टेट में वो गुड्स मिलता ही नहीं है मान लीजिए, तो और कंपोजिशन स्कीम में आप आना चाहते हो और आपको दूसरे स्टेट से खरीदना पड़ेगा तो फिर आ ही नहीं सकते आप, है ना। तो ध्यान दीजिए, इंटर स्टेट परचेज तो आप कर सकते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया है। अच्छा, नॉर्मल स्कीम में तो दोनों कर सकते हैं, हाँ, इंटर स्टेट सप्लाई भी कर सकते हैं, इंटर स्टेट परचेज भी कर सकते हैं। देखिए, ये मिस्टर एक्स हैं, ये दिल्ली में रहते हैं, मिस्टर वाई भी दिल्ली में रहते हैं, मिस्टर जेड राजस्थान में रहते हैं, क्यू राजस्थान में रहते हैं, पी दिल्ली में रहते हैं। तो वाई से इन्होंने परचेज़ किया, इंटर स्टेट परचेज़ किया, तो यहाँ तो सभी जगह सब कुछ अलाउ है, सारी ट्रांजेक्शन अलाउ है। यहाँ राजस्थान से परचेज़ किया, यहाँ दिल्ली में सप्लाई किया, तो इंट्रा। अच्छा, इंटर और इंट्रा में डाउट तो नहीं है। विद इन द स्टेट यदि परचेजिंग या सप्लाई है तो इंट्रा स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई है तो इंटर स्टेट, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते कंपोजिशन स्कीम में। नॉर्मल स्कीम में तो सर परचेज़ भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जैसे ये देखिए मिस्टर क्यू राजस्थान में है तो दिल्ली से राजस्थान में सप्लाई भी कर सकते हो। बट कंपोजिशन स्कीम में देखना आप, मैंने जो डायग्राम बनाया है, दिल्ली से मिस्टर एक्स दिल्ली के अंदर परचेज़ कर रहे हैं तो ये इंट्रा, यानी कि दिल्ली में है, इंट्रा स्टेट, तो ये तो अलाउ है, वैसे भी अलाउ है। रिस्ट्रिक्शन इंटर के रिगार्ड्स में, इंट्रा के रिगार्ड्स में नहीं है। ये राजस्थान से दिल्ली में परचेज़ कर रहे हैं तो सर ये इंटर स्टेट परचेज़ है, ये इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है। परचेज़ करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर लोग गलती करते हैं। मिस्टर एक्स दिल्ली में है, दिल्ली में इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। रिस्ट्रिक्शन इस चीज़ के लिए थी सर, दिल्ली से राजस्थान में वो सप्लाई करना चाहते हैं तो सर ये इंटर स्टेट सप्लाई है, यानी कि आउटपुट सप्लाई आपकी दूसरे स्टेट में नहीं होनी चाहिए। कंपोजिशन स्कीम ये रेस्ट्रिक्ट करती है। अब दो बातें और रेस्ट्रिक्शन कंपोजिशन स्कीम के अंदर हैं जो मैं समअप करता हूँ आपको। एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मेंटेनेंस के रिगार्ड्स में है। जो नॉर्मल स्कीम है उसमें बहुत ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि आईटीसी भी आपको मिलेगा, रिटर्न भी आप फाइल करेंगे, बहुत सारे रिटर्न आप फाइल करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट ज़्यादा मेंटेन करने पड़ेंगे। बट कंपोजिशन स्कीम में केवल 2 ही रिटर्न जाते हैं मेरे दोस्तों, तो याद रखना यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट आपको कम मेंटेन करने पड़ते हैं। वेरी लेस कंप्लायंस विद रिगार्ड्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको फॉलो करना पड़ता है। दूसरी बात, ऑडिट के रिगार्ड्स में, ऑडिट कब करानी पड़ेगी? नॉर्मल स्कीम में सर ऑडिट चैप्टर पढ़ेंगे आप जीएसटी के अंदर तो लिमिट है 2 करोड़ रुपए की। यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है नॉर्मल स्कीम में, तो ऑडिट कराना कंपलसरी है। तो कंपोजिशन स्कीम में यदि समझदार व्यक्ति है तो समझ गया होगा, अब एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा वहाँ होता ही नहीं है कभी भी, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन का जब टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा होगा तो वो कंपोजिशन स्कीम में आ ही नहीं सकता। ऑब्वियसली जब उसका टर्नओवर ही 150 लाख तक होता है, तो यानी कि 1.5 करोड़ से कम होता है या 1.5 करोड़ तक होता है, तो ऑब्वियसली उसको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ में आया होगा मेरे दोस्तों, मैंने अपना पूरा बेस्ट एफर्ट डाला है इस वीडियो के अंदर। आपको कंपोजिशन स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, या फिर रेगुलर स्कीम में आपको बना रहना चाहिए, वो आपके बिज़नेस पर, आपके डीलिंग पर, आपके गुड्स पर डिपेंड करता है पूरी तरह से। इस डिफरेंस के बेसिस पर आपको आई होप बहुत सपोर्ट मिला होगा चीज़ों को समझने में कि कंपोजिशन स्कीम में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कंपोजिशन स्कीम होती क्या है, नॉर्मल स्कीम होती क्या है, कंपोजिशन स्कीम में क्या बेनिफिट होते हैं, नॉर्मल स्कीम में क्या बेनिफिट होते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सपोर्ट बना के रखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह से साथ में बने रहना। और आप सभी को लव यू, गॉड ब्लेस यू और बाय बाय।